धर्मपुर नाम के एक गांव में जमींदार हुकुम सिंह के यहाँ पर माधव नाम का एक बड़ा ही भोला भाला नौकर काम करता था। वो जमींदार के घर और खेतों में काम करता और रात को जमींदार के पांव दबाता था। अनजाने में उससे अगर कोई नुकसान हो जाता तो जमींदार उसे बेरहमी से पीटता और उस दिन उसे खाना भी ना मिलता था। माधव इस तरह के जीवन से बड़ा ही परेशान हो चुका था। असल में माधव हुकुम सिंह के पास एक बंधुआ मजदूर की तरह से काम करता था। हुकुम सिंह के अत्याचारों से तंग आकर एक दिन माधव ने गांव से भाग जाने का निश्चय कर लिया। वह रात के अंधेरे में गांव से भाग गया। 2 दिन और 2 रातों तक वह बिना रुके ही चलता रहा। चलते चलते वह रात्रि को गांव मल्लपुर में जा पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि एक जगह पर बहुत ही भीड़ जमा थी। देखने से मालूम होता था शायद कोई विवाह का उत्सव था। माधव ने सोचा, लगता है यहाँ पर कोई बारात ठहरी हुई है, क्यों ना मैं भी बारात में शामिल हो जाऊं और अपनी भूख को मिटा लूं। भूख के कारण पेट में ऐंठन सी हो रही है। जब वह जनवासे के अंदर पहुंचा तो देखा कि एक युवक वहां पर बेहोश पड़ा हुआ था। अरे, ये युवक कौन है, इसे क्या हुआ? तभी एक आदमी माधव का हाथ पकड़कर बोला, जरा इधर मेरे साथ तो आना। वह आदमी खींचकर माधव को एक कोने में ले गया और बोलने लगा, कौन हो तुम बाराती तो नहीं लगते। जी मैं बाराती नहीं हूँ, इधर से गुजर रहा था तो यहाँ पर बारात ठहरी देखी और अंदर चला आया। ओह, तो मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। फिर वह आदमी माधव के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? बेटा, मेरी इज्जत अब तुम ही बचा सकते हो। क्या कह रहे हैं आप? हाँ बेटा, इस समय मैं मुसीबत में हूँ, मुझे तुम ही इस मझधार से निकाल सकते हो। आप क्या कहते हैं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सुनो बेटा, अभी तुमने वहाँ जिस बेहोश युवक को पड़े हुए देखा, वह मेरा बेटा और इस बारात का दूल्हा है। ओह, लेकिन उसे हुआ क्या है? बेटा, उसे मिर्गी का दौरा पड़ा है। अब वह 4-5 घंटे के बाद ही होश में आएगा। बेटा, लड़की वालों को अगर इस बीमारी के बारे में पता चल गया तो हमें बिना दुल्हन के ही खाली हाथ अपने गांव लौटना पड़ेगा। लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तुम दूल्हा बनकर दुल्हन के साथ फेरे ले लो। फेरे हो जाने के बाद मैं बात को किसी तरह से संभाल लूंगा। लेकिन ये तो गलत है। बेटा, मैं तुम्हें इस काम के लिए 50 सोने की मोहरें दूंगा। मेरी बात मान लो, तुम्हारा बड़ा ही उपकार होगा। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर माधव के मन में लालच आ गया। वह बोला, ठीक है, मैं तुम्हारा काम करने को तैयार हूँ। ओह बेटा, ऐसा कहकर तुमने मुझे बड़ी ही उलझन से बाहर निकाल दिया। इसके बाद माधव बड़े ही ठाठ से दूल्हा बनकर और सेहरा लगाकर बारात के साथ लड़की वालों के द्वार पर पहुंचा। उसने दुल्हन के साथ 7 फेरे लिए और विवाह संपन्न हो गया। फेरों के पश्चात लड़की का पिता जगन्नाथ माधव से बोला, आओ बेटा, अब चलकर हमारे कुल देवता का पूजन कर लो। कुल देवता का पूजन करने के लिए दुल्हन बनी हुई लता के साथ माधव को एक एकांत कमरे में ले जाया गया। बेटा, नियम के अनुसार तुम दोनों को अकेले में ही कुल देवता की पूजा करनी है। ये कहकर जगन्नाथ कमरे से बाहर चला गया। माधव का भूख से बुरा हाल था। जगन्नाथ के जाने के बाद वह लता से बोला, देखो, मुझे बहुत ही भूख लगी है। ये कहते हुए उसने सेहरा अपने चेहरे से हटा दिया। यह सुनकर लता ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्यों, क्या पिताजी की बनाई हुई मिठाई आपको पसंद नहीं आई? नहीं, ऐसी बात नहीं है, परंतु बारात की देखभाल में मुझे खाना खिलाने का किसी को ध्यान ही नहीं रहा। ये सुनकर लता ने सोचा, मेरे लिए पति से बढ़कर और कौन सा देवता हो सकता है। कुल देवता की पूजा से पहले मुझे पति को मिठाई खिलाकर उनकी भूख शांत करनी चाहिए। उसने तुरंत पूजा की थाल में रखी हुई मिठाइयाँ और पकवान उठाकर माधव के सामने रख दिए। लीजिए, खाइए। माधव झटपट खाना खाने में जुट गया। उसे देखकर लता सोचने लगी, किस बेताबी से खाना खा रहे हैं,
इन्हें देखकर तो लग रहा है कि जैसे इन्होंने कई दिनों से खाना ना खाया हो। भर पेट खाना खाने के पश्चात माधव ने लता के साथ कुल देवता की पूजा की। अन्य धार्मिक रस्म अदा करने के पश्चात जब माधव बारात के साथ जनवासे में वापस लौटा, तब दूल्हे के पिता ने उससे कहा, बेटा अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, ये लो स्वर्ण मुद्राएं और इसी समय इस गांव से कहीं दूर चले जाओ। स्वर्ण मुद्राओं को लेकर माधव का मन बहुत ही प्रसन्न था। वह उसी समय वहां से चल पड़ा और मन में सोच रहा था, लगता है वास्तव में मेरा भाग्य उदय होने वाला है। तभी तो मुझे मुफ्त में भरपेट भोजन भी मिल गया और साथ में 50 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में भी मिल गईं। दूसरी तरफ भोर होने पर मल्लपुर गांव में दूल्हे का पिता असली दूल्हे को लेकर लड़की वालों के घर में पहुंच गया और लड़की की विदाई के लिए कहने लगा। उसने कहा, समधी जी, विदाई का समय हो गया है, अब बहू को विदा करने में देर न कीजिए। अच्छा समधी जी, मैं शीघ्र ही विदाई की रस्म करवाए देता हूँ। समधी को आंगन में आदर सहित बिठाकर जगन्नाथ लता के कमरे में पहुंचा। तब उसने देखा कि लता और उसकी माँ दोनों बहुत ही उदास थीं। उसने पूछा, क्या बात है, तुम दोनों माँ बेटी के मुंह उतरे क्यों हुए हैं? लता की माँ ने कहा, सुनो जी, लता कहती है आंगन में इस समय जो दूल्हा बैठा है ये वो दूल्हा नहीं है जिसने कल रात इसके साथ 7 फेरे लिए थे। क्या बकती हो, भला ये कैसे हो सकता है? जगन्नाथ ने तुरंत लता से पूछा, क्यों लता, क्या माजरा है? पिताजी, ये वो दूल्हा नहीं है जो कल रात मेरे साथ कुल देवता की पूजा करने कमरे में गया था। आपको मेरे कहे पर विश्वास नहीं है तो मुझे एक बार एकांत में दूल्हे से मिलने दीजिए, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन तू उससे एकांत में मिलकर क्या करेगी? पिताजी, एकांत में मैं उससे उस वार्तालाप के बारे में पूछूंगी जो कल रात मेरे और रात वाले दूल्हे के बीच में हुआ था। यदि ये असली दूल्हा हुआ तो मेरी बातों का सही जवाब देगा। ठीक है, मैं अभी दूल्हे को बुला कर लाता हूँ। जगन्नाथ दूल्हे को बुलाने चला गया। कुछ देर बाद दूल्हा लता के सामने था। लता ने कहा, आपको याद है कल रात कुल देवता के पूजन के वक्त आपने मुझसे क्या कहा था? मैंने तुमसे यही कहा था कि कुल देवता की पूजा करो, और क्या कहता तुमसे? क्या तुम उस वक्त भूखे नहीं थे? अरे मैं उस समय भूखा क्यों होता, मैंने तो पहले से ही भर पेट भोजन किया हुआ था। लता मन में सोचने लगी, ओह, तब तो मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला, यह रात वाला दूल्हा नहीं है। लता तेजी से उठकर कमरे से बाहर आ गई। माँ, पिताजी, मेरे साथ धोखा हुआ है, ये वो दूल्हा नहीं है जिससे कल रात मेरे साथ फेरे लिए गए थे। तब दूल्हे का पिता हरिदास भी वहां पर आ पहुंचा। उसे देखते ही जगन्नाथ क्रोधित होकर उससे बोला, हरिदास, तुमने हमारे साथ ऐसा घिनौना छल क्यों किया? बता, रात वाला दूल्हा कहाँ पर है? हरिदास सोचने लगा, ओह, लगता है सारा भांडा फूट गया। हरिदास बुरी तरह से घबरा गया था, लेकिन तुरंत ही उसने अपने आप को संभाला और जगन्नाथ से बोला, ये तुम क्या कह रहे हो जगन्नाथ? मेरे बेटे राम प्रसाद ने ही तो कल रात तुम्हारी बेटी के साथ 7 फेरे लिए थे। झूठ झूठ बोलते हो तुम। मेरी बेटी ने तुम्हारे इस प्रपंच का भांडा फोड़ दिया है। अब जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ जगन्नाथ, और अपनी बेटी को मेरे बेटे के साथ विदा कर दो। नहीं, ये कदापि नहीं होगा। उन दोनों के झगड़े को देखकर दूल्हे को मिर्गी का दौरा पड़ गया और वह फिर से छटपटाकर नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। हरि प्रसाद ने सोचा, ओह, राम प्रसाद को फिर से मिर्गी का दौरा पड़ गया, अब तो मेरी खैर नहीं, सारा खेल बिगड़ गया। लड़की का पिता जगन्नाथ बोला, ओह, तो ये चक्कर है हरि प्रसाद, तेरे बेटे को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। तूने इस बात को छिपाने के लिए कल रात किसी दूसरे दूल्हे के साथ मेरी बेटी के फेरे करवा डाले। हाँ जगन्नाथ, यदि मैं ऐसा ना करता तो मेरा बेटा जीवन भर कुंवारा ही रह जाता। कुंवारा तो अब भी जीवन भर रहेगा तेरा बेटा हरि प्रसाद। जा, चला जा, वरना मैं तेरा गला घोट दूंगा। तब हरि प्रसाद ने
चुपचाप वहां से चले जाने में ही अपनी भलाई समझी। बेहोश राम प्रसाद और बारात के साथ हरि प्रसाद बिना एक भी पल गवाए अपने गांव की ओर लौट गया। इसके बाद, बेटी लता, तेरे साथ ये बड़ा ही अन्याय हुआ, अब क्या होगा बेटी? पिताजी, कुदरत को शायद यही मंजूर था। दूसरी तरफ मल्लपुर गांव से निकल जाने के बाद माधव चला जा रहा था। चलते चलते वह एक वन में पहुंचा जहां उसे एक कुटिया दिखाई दी। वो एक ऋषि का आश्रम था। माधव ने ऋषि को प्रणाम किया और रात बिताने के लिए आसरा मांगा। ऋषि ने पूछा, बेटा तुम कौन हो, अपने बारे में बताओ। तब माधव ने अपनी सारी राम कहानी ऋषि को सुना दी। ऋषि को माधव के भोलेपन पर दया आ गई। उन्होंने माधव को आश्रम में रुकने की आज्ञा दे दी। जैसे जैसे समय बीता, माधव आश्रम के काम करता, साथ ही साथ ऋषि माधव को ऐसी जड़ी बूटियां और औषधियां भी खिलाते थे जिससे माधव की बुद्धि तेज होने लगी और शरीर बलवान बनने लगा। अब माधव पहले वाला भोला भाला लड़का नहीं बल्कि चतुर और बलशाली बन गया था। कुछ समय के बाद ऋषि ने एक दिन माधव से कहा, बेटा अब समय आ गया है जब तुम जाओ और अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन व्यतीत करो। माधव ने कहा, परंतु ऋषिवर, वो तो उसी दिन उस दूसरे दूल्हे के साथ विदा हो गई होगी। नहीं माधव, वो युवती उस दिन बारात के साथ नहीं गई बल्कि आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है और इस समय उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं ऋषिवर? बेटा बात यह है कि इन दिनों वो बहुत ही कष्ट में है। लता और उसके परिवार पर इस समय एक दूसरा कहर भी टूट पड़ा है। दूसरा कहर वह कौन सा है? बात यह है कि लता के विवाह के लिए उसके पिता ने सेठ राव सिंह के पास अपने खेत और मकान गिरवी रख दिए थे और उससे धन उधार लिया था। जब जगन्नाथ ने सेठ को उसका धन लौटा दिया और उससे मकान और खेतों के गिरवी पत्र वापस लेने चाहे तो सेठ ने उसे गिरवी पत्र वापस लौटाने से इनकार कर दिया। वह क्यों? सेठ राव सिंह ने चालाकी से उससे खाली कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए थे। ओह, यह तो जगन्नाथ जी के साथ बड़ा ही घोर अन्याय हुआ है। हाँ माधव, सेठ ने जगन्नाथ के खेत और घर हथियाकर उस पर बहुत ही जुल्म किया है। अब मैं इसी समय गांव जाकर जगन्नाथ की सहायता करना चाहता हूँ। अच्छा ऋषिवर, अब मुझे आज्ञा दीजिए। ऋषि की आज्ञा लेकर माधव वापिस मल्लपुर गांव की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर माधव ने देखा कि जगन्नाथ अपने परिवार के साथ एक बगीचे में डेरा डाले हुए था। माधव ने जब उनकी ये दशा देखी तो वह सोचने लगा, इस परिवार पर कैसी विपत्ति आ पड़ी है। घर बार होते हुए भी ये लोग बेघरों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब वह बाग में पहुंचा तब सबसे पहले लता की नजर उस पर पड़ी। उसे देखकर लता सोचने लगी, कौन है ये? ऐसा लगता है जैसे मैंने पहले भी इसे देखा है। अचानक उसकी आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई। ओह, ये तो वही युवक है जिसने मेरे साथ अग्नि के 7 फेरे लिए थे। वह उठकर तुरंत माधव के पास पहुंची। उसने माधव से पूछा, युवक, मेरे एक प्रश्न का जवाब दोगे? पूछो। तो बताओ, कोई दूल्हा यदि कुल देवता के पूजन के वक्त भूखा हो तो दुल्हन को क्या करना चाहिए? दुल्हन को कुल देवता के भोजन की थाली में से कुछ भोजन निकालकर दूल्हे को खिला देना चाहिए। उत्तर सुनकर उसकी आंखें चमक गई और वो बोली, तो तुम? हाँ लता, मैं वही हूँ जिससे तुमने विवाह के समय कुल देवता की पूजा से पहले भोजन करवाया था। नाथ, तुम मुझे इस प्रकार छोड़कर क्यों चले गए थे? मेरे साथ 7 फेरे लिए और उसके बाद अपना कर्तव्य ना निभाया। कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए ही मैं पुणे वापस आया हूँ। लता ने तुरंत अपने माता पिता को माधव से मिलवाया और माधव के सास ससुर भी अपने दामाद से मिलकर बड़े ही खुश हुए। फिर उन्होंने माधव को अपनी सारी आपबीती बताई कि किस प्रकार सेठ राव सिंह ने उनके साथ छल किया है। तब माधव ने कहा, पिताजी, आप दुखी ना हो। आपको इस अवस्था तक पहुंचाने वाले उस धूर्त सेठ राव सिंह को
मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह अपनी सारी बेईमानी भूल जाएगा। पिताजी, आज रात को मैं उसके घर में पड़ाव डालूंगा, तब देखना मैं कैसे उसे छठी का दूध याद दिलवाता हूँ। रात होने पर वह गांव में सेठ राव सिंह के घर के बाहर जा पहुंचा और उसका दरवाजा खटखटाने लगा। कुछ देर बाद घर का द्वार खुला और सेठ राव सिंह बाहर आया। माधव ने कहा, श्रीमान, मैं एक परदेसी आदमी हूँ, क्या आप मुझे रात भर अपने घर में ठहरने की जगह दे सकते हैं? ये सुनकर सेठ राव सिंह सोच में पड़ गया और सोचने लगा, रात के समय मैं इससे मोटा किराया वसूल लूंगा, इसे घर में ठहरा लेना चाहिए। ये सोचकर वह माधव से बोला, ठीक है, अंदर चले आओ, किंतु तुम्हें किराए के रूप में 10 स्वर्ण मुद्राएं मुझे देनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान, मैं सुबह होते ही स्वर्ण मुद्राएं आपको दे दूंगा। सेठ राव सिंह के पीछे पीछे माधव उसके घर में घुस गया। माधव को एक कमरे में छोड़कर सेठ राव सिंह अपनी पत्नी चंदा के पास आया। ये तुम किसे घर में उठा लाए? बेचारा राहगीर है, इस रात में कहाँ जाता, इसीलिए घर में बुला लाया। ये तुमने ठीक नहीं किया, क्या पता कोई ठग ही हो और हमारे सो जाने के बाद हमारा सारा माल लेकर चंपत हो जाए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब तो मैंने उसे घर में ठहरा लिया है, अब क्या करना चाहिए? करना क्या है, तुम उसे बैठक में ठहराओ, तुम उसी की चारपाई के पास अपनी चारपाई बिछाओ, मैं दूसरे कमरे से उसकी निगरानी करूंगी। ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए। इसके साथ ही हमें कोई ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए जिससे वह और हम रात भर जागते रहें, ताकि उसे हमारे घर में चोरी करने का अवसर ना मिले। तुम कोई ऐसी तरकीब सोचो, मैं उस आदमी के बैठक में सोने का प्रबंध करता हूँ। ये कहकर सेठ राव सिंह अपनी पत्नी के पास से चला गया। राव सिंह ने माधव को बैठक में ठहराया। अपनी चारपाई उसने बैठक में ही बिछा ली। चंदा भी बैठक में आ गई। अब वो तीनों एक ही कमरे में थे। तब चंदा ने कहा, क्या तुम हमें कोई कहानी सुना सकते हो? कहानी सुनाओगे तो रात जल्दी बीत जाएगी। कहानी तो मुझे बड़ी ही अच्छी आती है, परंतु सफर के कारण मुझे बहुत ही थकान है और नींद आ रही है। अच्छा, आप लोग भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। अब तो राव सिंह और चंदा का माथा ठनका। जरूर इसके मन में कोई चोर है, तभी तो हम दोनों को जल्दी सो जाने के लिए कह रहा है। चंदा माधव से बोली, मुझे किससे कहानी सुनने की आदत है, तुम कहानी जानते हो तो एक कहानी सुना ही दो। अच्छा, तुम जिद करती हो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था, वह बहुत ही घमंडी था। उसकी एक रानी थी, वह भी उसी के जैसी थी। कहानी अधूरी छोड़कर माधव चुप हो गया और कुछ गहरी सोच में पड़ गया। ये देखकर चंदा ने कहा, बेटा किस सोच में पड़ गए? मुझे अचानक एक बात याद आ गई। मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा हूँ। अब आपसे क्या छुपाऊं सेठ साहब, मैं एक राजा के यहाँ पर बहुत दिनों से नौकरी कर रहा था। मैं उसकी नौकरी छोड़कर अपने गांव जा रहा था। उस राजा ने मुझे 5 थैलियां दी थी जो स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थीं। अच्छा, लेकिन वो थैलियां कहाँ हैं? सेठ साहब, उन थैलियों को लेकर जब मैं आपके गांव के बाहर बहने वाली नदी के पास से गुजरा तो ये सोचकर कि आज रात इस गांव में रुकना ही है, मैं उन थैलियों को नदी के तट पर एक बड़ के पेड़ के नीचे जमीन में गाड़ आया हूँ। सेठ साहब, अब सोच रहा हूँ कि मैंने बहुत ही गलती की। आप जैसे ईमानदार आदमी के घर में मेरी स्वर्ण मुद्राओं की थैली ज़्यादा सुरक्षित रहती। ये सुनकर सेठ ने सोचा, क्यों ना नदी के तट पर जाकर इस मूर्ख युवक की 5 थैलियां ले आऊं और उन्हें लाकर अपनी तिजोरी में रख दूं। इस युवक को पता भी न चलेगा कि इसकी थैलियां कहां पर गईं। ये सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, चंदा, अतिथि को अब ज़्यादा परेशान ना करो, कहानियां सुनने की जिद छोड़ो और जाकर अपने कमरे में सो जाओ। ठीक है जी, मैं जाती हूँ। चंदा उठकर बैठक से बाहर निकल गई। अब वह अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी, रात को माधव जब गहरी नींद में सो जाएगा तब मैं जाकर माधव की स्वर्ण मुद्राएं नदी के तट के पेड़ के नीचे से
खोद कर ले आऊंगी। माधव के सोने तक मैं थोड़ी सी नींद ले लूं। यह सोचकर चंदा ने अपनी आंखें बंद कर ली और वह शीघ्र ही खर्राटे भरने लगी। इधर बैठक में सेठ राव और माधव भी अपने अपने बिस्तर पर लेट चुके थे। सेठ राव लेटे लेटे सोच रहा था कि कब माधव को गहरी नींद आए और कब मैं अपना काम शुरू करूं। कुछ देर बाद सेठ के कानों में माधव के खर्राटों की आवाज गूंजने लगी। उसने सोचा, वाह, ये सो गया। अब मुझे जल्दी से जाकर उस बड़ के पेड़ के नीचे से स्वर्ण मुद्राओं की थैली निकाल लेनी चाहिए। राव सिंह अपने बिस्तर से उठा और सीधा गांव के बाहर बड़ के पेड़ की तरफ भागने लगा। उसके बैठक से बाहर जाते ही माधव भी उठकर बैठ गया, क्योंकि वो भी सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था। वो सोचने लगा, सेठ तो मेरे बहकावे में आ गया और नदी की ओर चल गया। बस अब जैसे ही सेठानी घर से बाहर निकले तो मैं अपना काम शुरू करूं। इधर सेठ राव सिंह रात के समय में नदी के तट वाले बरगद के पेड़ के नीचे खोदना शुरू कर देता है। वह पेड़ के नीचे इधर उधर खोदने लगा और थैलियां ढूंढने में लगा रहा। इधर उसकी पत्नी चंदा की जैसे ही आंख खुली, वह उठकर झटपट बैठक में पहुंची और उसने देखा, अरे मेरे पति तो यहाँ पर नहीं है। लगता है वो मुझसे पहले ही नदी की ओर चले गए। मुझे भी उनके साथ जाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, मैं अब उनके पास पहुंच जाती हूँ और उनकी सहायता करती हूँ। ये सोचकर वह भी घर से बाहर निकली और नदी की तरफ चल दी। उसके बाहर जाते ही माधव चारपाई से उठकर खड़ा हो गया और सोचने लगा, अब मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। माधव ने तुरंत एक बड़ा सा हथौड़ा लिया और सेठ की तिजोरी तोड़ डाली और उसमें रखे हुए हीरे जवाहरात, सोना चांदी और जमीनों के कागजात एक बड़ी सी पोटली में भर लिए। वो पोटली उठाकर रात के अंधेरे में घर से बाहर निकल गया और तेजी से उस बाग की तरफ चल पड़ा जहां उसकी पत्नी और सास ससुर थे। बहुत देर बाद जब सेठ और उसकी पत्नी घर में लौटे तो वह तिजोरी को देखकर विलाप करने लगे, हाय हाय, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। सेठ और उसकी पत्नी को सारा माजरा समझ में आ गया कि कैसे उस अतिथि ने उनका बेवकूफ बना दिया था। इधर बाग में पहुंचने पर माधव ने अपने ससुर को घर और खेत के प्रमाण पत्र देते हुए कहा, लीजिए पिताजी, आपके खेत अब पुनः आपके हो गए। बेटा, ये सब तुम्हारी चालाकी और बुद्धिमानी से ही संभव हो सका है। आइए पिताजी, अब अपने घर चलते हैं। चलो बेटा। जगन्नाथ खुशी खुशी माधव के साथ अपने घर वापस लौट आया। अब माधव लता के साथ उसके पिता के घर में ही रहने लगा और खेती बाड़ी में जगन्नाथ का हाथ बटाने लगा। लता पति के रूप में माधव को पाकर बड़ी ही खुश थी और उसके माता पिता भी माधव के रूप में इतने अच्छे दामाद को पाकर बड़े ही प्रसन्न थे और वो पूरा परिवार एक सुखी परिवार की तरह अपना जीवन बिताने लगा।